तो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का सभी क्वेश्चन पढ़े, पूरा एक्सरसाइज के सेशन आपको बताया गया और एनसीईआरटी 5.7 आपको सब बना लेना था। तो आप बहुत बच्चा बना के भेज भी दिए हैं बहुत पहले, और जो ने बनाए हैं वो उसको भी बना लेना है, अपने से मेहनत कीजिए। और आपको आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर, जो कि दुनिया का सबसे दबंग चैप्टर माना जाता है, आप देखते होंगे कि इंटीग्रेशन का नाम सुन के विद्यार्थी लोग डरते हैं, लेकिन मेरे विद्यार्थी आप डरिए नहीं। इंटीग्रेशन ही आपको बहुत अच्छा से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और इंटीग्रेशन ही आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब बहुत बच्चा का रिक्वेस्ट था इंटीग्रेशन पढ़ाइए, फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम आपको वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको केसी सिन्हा और एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 दोनों एक साथ ही चलाया जाएगा। तो आपको केसी सिन्हा एनसीईआरटी पार्ट 2 और केसी सिन्हा वॉल्यूम 2 खरीद लेना है, और बहुत जल्दी खरीदना है, आज ही जाके खरीद लेना है, और उल्टा के पढ़ना है कि उसमें इंटीग्रेशन किसे कहा जाता है वो भी देखना है, और हम भी बताएंगे। और आप दुनिया में किसी भी टीचर का इंटीग्रेशन मिलाइए, वहाँ पर क्या बोला गया, मेरे द्वारा क्या बोला जा रहा है, मैंने क्या बोला वहाँ पर, ठीक है। तो आप मिलाइए, और बुक में कैसे बताया उसको भी मिलाइएगा, और इंटीग्रेशन का एक से एक ट्रिक्स आपको देंगे जो बुक वाला भी नहीं लिख पाया है, दूसरा कोई बताएगा भी नहीं, तो आप पहले मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पहले बुक खरीदना है, और आप इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन में कम से कम फर्स्ट ब्रांच चेन रूल को रिवीजन कर लीजिए, और बेसिक डिफरेंशिएशन जितना बताए उसको भी आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अब आप बात रही कि सर वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर बचा हुआ है, जैसे फंक्शन हुआ, रिलेशन हुआ, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कुछ चैप्टर बचा हुआ है वो नहीं होगा। हाँ, आपको हम उसे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। हम वॉल्यूम 1 में पुनः जाएंगे, बचा हुआ जितना भी रेस्ट चैप्टर है सब चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब जो हम वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको फिजिक्स में यूज हो रहा था, बच्चे को दिक्कत हो रहा था मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 का जो भी चैप्टर बचा हुआ है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, हम उसको बहुत कम टाइम में पढ़ा देंगे। लेकिन वॉल्यूम 2 में बहुत अच्छा सब चैप्टर है, इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर 3D है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम वेक्टर भी चालू कर दें और इधर इंटीग्रेशन भी चालू कर दें, उससे आप कोई भी चैप्टर को अच्छा से कवर नहीं कर पाइएगा। हम इंटीग्रेशन ही आपको ज़्यादा करके पढ़ाते हैं, उसमें ही पूरा मेहनत कीजिए कि जल्दी इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। तब आप वेक्टर में पढ़ेंगे तो स्पेशल वेक्टर को ही पढ़ेंगे, उसी को स्पेशल दिमाग में रखेंगे, ठीक है। यदि दोनों चैप्टर को हम साथ साथ चालू करेंगे तो आपको उधर वेक्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इधर इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो हम इंटीग्रेशन को ही तेज़ गति से खींचते हैं, उसी को पूरा स्पेशल रूप से पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल से, ठीक है। अब जैसे वेक्टर चालू करेंगे तो वेक्टर क्या है, कोई बोलता है वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसी को वेक्टर कहते हैं, वो तो गलत है। वेक्टर हम भी पढ़ाएंगे, 3 डायमेंशन हम भी पढ़ाएंगे, आप भी देखिएगा कितना डिटेल से, कितना थ्योरी, और सब क्वेश्चन जैसे कैलकुलस बनता है उससे भी आसान है वेक्टर 3D। उसमें लैंग्वेज को समझाना पड़ता है और कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम 2 आपको एक लाइन से पढ़ाया जाएगा, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइन से, ठीक है, वॉल्यूम 2 को, ठीक है। और वॉल्यूम 1 में बचे हुए चैप्टर को भी 1 मंथ में ही पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसमें उतना बड़ा सब चीज़ अब रहा नहीं, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट बहुत बच्चा का बच गया था लॉकडाउन से पहले, डिटर्मिनेंट भी पढ़ा देंगे, फिर से मैट्रिक डिटर्मिनेंट पढ़ा देंगे, रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से क्रैश कोर्स में, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ाएंगे मैट्रिक डिटर्मिनेंट को। पहले वैसा चैप्टर पढ़ाया जाएगा जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। मैट्रिक डिटर्मिनेंट तो बहुत बच्चा कुछ पढ़ भी लिए थे, तो सब चैप्टर पढ़ा के लास्ट में मैट्रिक डिटर्मिनेंट एक तरह से क्रैश के रूप में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको लॉगरिथम का जो भी फार्मूला बताया गया है उसको रिवीजन कर लेना है। डिफरेंशिएशन का कम से कम फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 रिवीजन कर लेना है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को रिवीजन कर लेना है, ट्रिगोनोमेट्रिक का सब फार्मूला रिवीजन कर लेना है, तब आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको एक तरह से इंटीग्रेशन चालू किए हैं, क्योंकि आप अभी डिफरेंशिएशन करंट पढ़े हैं, आपको उस पर कमांड है, उस पर पकड़ है, तो आप इंटीग्रेशन बहुत तेज़ी से क्या कीजिएगा, कैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रल कैलकुलस चालू किया जाएगा वॉल्यूम 2।
तो वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो रहा है। वॉल्यूम 2 में इंटीग्रल कैलकुलस पहले पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस, किसको कहते हैं? द कैलकुलस which are related to integration, and its application, एप्लीकेशन मतलब ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबिनिज। ठीक है, इन 17th सेंचुरी। ब्रांच ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ब्रांच ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में पहले पढ़ना है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तीसरा पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। चौथा पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हम लोग को वॉल्यूम 2 में जो कैलकुलस पढ़ना है वो पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। वॉल्यूम 2 में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में ब्रांच ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है 4 ब्रांच इंटीग्रल कैलकुलस का होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो आपको दोनों फिजिक्स में यूज होता होगा। और तीसरा पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ना है। चौथा पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सबसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और उससे भी ज़्यादा इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंटीग्रेशन सब बहुत दबंग चैप्टर है। आप अपने फ्रेंड से या कोई इंडिया के किसी भी कोना में विदेश में कहीं भी पढ़ता हो, आप देखे होंगे वो इंटीग्रेशन का नाम सुन के एक बार चौंकता जरूर है। लेकिन आपको इंटीग्रेशन वैसा पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा कि सभी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से ज़्यादा आपसे इंटीग्रेशन बनेगा। लेकिन दोस्तों, अब्सेंट आप एक भी दिन नहीं वीडियो में कीजिएगा, रेगुलर वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और हम 2-4 क्वेश्चन ही बता के पूरा एक्सरसाइज आपसे सॉल्व करवा देंगे। उसके लिए आपको डेली बने रहना है। बीच में तो वीडियो गैप हुआ है, तो जो पीछे थे वो भी कवर कर लिए हैं। यदि नहीं भी कवर किए हैं तो सब कुछ छोड़कर इंटीग्रेशन में लगना पड़ेगा। ठीक है,
तो ब्रांच ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग को 12th में इतना ही ब्रांच पढ़ना है, 4 ब्रांच, ठीक है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा इंटीग्रेशन का, कि हम लोग इंटीग्रेशन क्यों, इतना जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इतना जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिए हैं, उसका यूज क्या करेंगे, क्या उसको खाएंगे क्या रोटी सब्जी मिला करके, उसका यूज क्या होता है। तो हम लोग यूज ग्राफिकल से जानेंगे कि दुनिया में कोई भी कर्विकल सेक्टर का एरिया निकालना पड़ता है ना, तो उसमें डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का काम आता है। तो उसके लिए आपको 11th में जो कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया था वो भी रिवीजन करना पड़ेगा। जो नहीं पढ़े हैं उसको भी टेंशन नहीं लेना है, हम बेसिक बता देंगे, ठीक है, बशर्ते आपको डेली बने रहना है। तो अब कोई पूछेगा इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, तो डिफिनेशन सब तो पूछा नहीं जाता है, तो आपको बोलना है कि इंटीग्रल कैलकुलस जो है ना, मैथ का वैसा ब्रांच है जो रिलेटेड है। हम शॉर्टेड डिफिनेशन लिखे हैं कि द कैलकुलस विच आर रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, वैसा कैलकुलस जो सिर्फ इंटीग्रेशन से संबंध रखेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन से संबंधित रहता है, और इसके एप्लीकेशन से संबंधित रहता है कि इंटीग्रेशन जो पढ़े उसका क्या ज्योमेट्रिकल अर्थ है, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो यानी कि मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ते हैं, ओनली इंटीग्रेशन, और दूसरा उसका एप्लीकेशन, मतलब उसका क्या ज्योमेट्रिकल अर्थ होता है, यही हम लोग को पढ़ना है किसमें, इंटीग्रल कैलकुलस में। कोई पूछेगा सटीक बात में आपको बोलना है कि इंटीग्रल कैलकुलस किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि ये कैलकुलस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड बात को पढ़ते हैं, ठीक है। द कैलकुलस, वैसा कैलकुलस जो सिर्फ इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है और उसके ग्राफ से रिलेटेड होता है, उसको इंटीग्रल कैलकुलस कहा जाता है। अब फादर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज है। 17वीं सेंचुरी में आप जाने, देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में न्यूटन का योगदान था और इंटीग्रल कैलकुलस में ज़्यादा करके लेबनिज का योगदान है। तो दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर के कैलकुलस में सबसे पहले अपना योगदान दिया, इसीलिए फादर ऑफ कैलकुलस न्यूटन को भी बोला जाता है, लेबनिज साहब को भी बोला जाता है, दोनों को फादर ऑफ कैलकुलस बोला जाता है, ठीक है। यदि कोई एक पर्सन को स्पेशल कहता है तो कोई एक पर्सन स्पेशल नहीं है। लेबनिज इंटीग्रल कैलकुलस और न्यूटन डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट योगदान दिए थे, प्रथम सिद्धांत दिए थे, इसलिए दोनों को फादर ऑफ कहा जाता है कैलकुलस। खास करके लेबनिज को कैलकुलस ऑफ फादर कहा जाता है, इन्होंने ज़्यादा योगदान दिए हैं किसमें, कैलकुलस में, ठीक है। तो चलिए, तो ब्रांच ऑफ कैलकुलस में, और ये 17वीं सेंचुरी में, तो ये सब फादर वगैरह नहीं पूछा जाता है, बस आपको याद रखना है। तो चलिए, तो पहले हम लोग को इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। इंटीग्रेशन में भी 2 प्रकार का इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट और डिफिनिट। तो हम पहले पढ़ेंगे इंडिफिनिट को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और 1900 ईस्वी में सबसे पहले जॉन पेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या लाया गया था, कैलकुलस लाया गया था। पहले लोग बोलते थे कि कैलकुलस हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, वैज्ञानिक लोग ही पढ़ते थे, लेकिन आज तो आपको बिहार में एक से एक एक्सपर्ट कैलकुलस पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो जॉन पेरी के द्वारा सबसे पहले कैलकुलस को स्कूल कॉलेज में लाया गया था, ठीक है। उससे पहले वैज्ञानिक लोग, यानी कि 19वीं सेंचुरी से पहले वैज्ञानिक लोग ही स्टडी करते थे। ये सब हिस्टोरिकल बात है। आज आपको कैलकुलस का बादशाह बना दिया जाएगा। तो चलिए, तो पहला इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, डिफिनेशन इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या कोई ऐसा भी बोलते हैं कि द इनवर्स
द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। There are two types of integration, या there are two branch of integration पहला indefinite integration, पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए इसको कहते हैं हिंदी में अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और इसको कहते हैं निश्चित समाकलन। ठीक है, यदि आप हिंदी का बात कीजिए तो ठीक है दोस्तों। तो पहला स्टार्ट होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, या इसको दूसरे भाषा में कहता है एंटी डेरिवेटिव। चलिए थोड़ा आपको अच्छा से लिख दिया जाता है, जो देखिए तो पहला जो है इंटीग्रेशन में जो पहला चालू हो रहा है वो क्या चालू हो रहा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, या इसी को कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स, या इसी का अदर नाम है प्राइमिटिव, या इसका अगला नाम है एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंटी डिफरेंशिएशन, या इसको कोई इंटीग्रल्स भी बोलता है, इंटीग्रल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यही हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखिए, तो पहले इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, हम डिफिनेशन लिखे हैं। डिफिनेशन हम तो पूछता नहीं है, क्वेश्चन तो आप बना ही देते हैं, बशर्ते समझना है बात को। डिफिनेशन इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए मेरे दोस्तों, यदि कोई पूछेगा आज के बाद आपको कि इंटीग्रेशन किसे कहा जाता है, तो आपको सिंपल भाषा में बोल देना है कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरे भाषा में कोई बोलता है कि द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, कि डिफरेंशिएशन के इन्वर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। कोई पूछेगा इंटीग्रेशन कितना प्रकार का होता है, तो आपको बोलना दो प्रकार का, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट बिना लिमिट का होता है और डेफिनिट में लिमिट लगता है, जो कि आप फिजिक्स में नहीं कुछ तो 10⁻0% या 10⁻1% आप तो जानते होंगे, थोड़ा भी बताए होंगे बेसिक रूप से भी। ठीक है, यहाँ तो आपको मैथ में 12 ब्रांच इंटीग्रेशन का पढ़ाएंगे दोस्तों, 12 ब्रांच इंटीग्रेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, तो इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर में पहला चालू किए हैं
इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसी का देखिए, इसी का कितना नाम है, इंटीग्रेशन बोलिए या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलिए या एंटी डेरिवेटिव्स बोलिए या पैरामीटिव्स बोलिए या एंटी डिफरेंशिएशन बोलिए या इंटीग्रल्स बोलिए। यदि आपके बुक में पूछेगा फाइंड द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पूछा है, फाइंड द इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन पूछ रहा है, फाइंड द पैरामीट्रिक, तो इंटीग्रेशन पूछ रहा है, फाइंड द एंटी डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन पूछ रहा है, फाइंड द इंटीग्रल्स, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना नाम से जैसे घर में एक ही बच्चे 5-6 नाम रख लेते हैं, चिंटू, मिंटू, कक्कू, बहुत पप्पू, बहुत नाम से जानते हैं, तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन का भी नाम है। यदि कोई भी आपको यूज कर दे इसमें, तो समझिए वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसका भी डिफिनेशन देते हैं। द प्रोसेस एक डिफिनेशन तो है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इनडिफिनिट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इनडिफिनिट integrals of a given function is called integration या indefinite integration ऑफ फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, तो इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। और यहाँ लिखे हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इनडिफिनिट इंटीग्रल, यानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रल निकालने के दिए गए फंक्शन को, यानी कि दिया गया फंक्शन अलजेब्राइक हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, ट्रायगोनोमेट्रिकल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो दिया गया फंक्शन, इसमें आपको इंटीग्रेशन के ब्रांच में आइलेट पढ़ना, जिसमें सही फंक्शन के बारे में हम लोग को नॉलेज होगा। तो दिए गए फंक्शन का इनडिफिनिट इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फंक्शन का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। बस ये बात आपको बोलना है यदि कोई पूछेगा तो, ठीक है। और इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इंटीग्रेशन को डिनोटेड किया जाता है इस सिंबल से, ठीक है, इस सिंबल से। इसी के अंदर कोई फंक्शन f(x) dx रख देता है ना, जिसको रीड किया जाता है, विच इज रीड एज indefinite integration of the function f(x) is happening with respect to x। तो देखिए दोस्तों, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को डिनोटेड किया जाता है ऐसा सिंबल से, देखिए ऐसा सिंबल से, ठीक है। ये एक तरह से आपको लगता है ना, देखिए आप s लिखते होंगे, s आप ऐसे लिखते हैं, चलिए आप जैसे भी लिखते हैं वैसे लिख देते हैं हम भी। देखिए आप ऐसे ना s लिखते हैं, ऐसे आप s लिखते हैं, चलिए इंटीग्रेशन जैसा लिखा जाता है। देखिए ऐसे ही आप क्या लिखते हैं, s लिखते हैं। इसी s को दोनों तरफ से पकड़ लेंगे, s को नीचे से भी पकड़ेंगे और s को ऊपर से भी पकड़ेंगे, थोड़ा सा पकड़ के इसको खींचेंगे, नीचे भी खींचेंगे ऊपर भी खींचेंगे, हल्का सा खींचेंगे। ये जो है इसको खींचा ताना करने से ऐसा बनेगा ना, तो यही इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ। अब इंटीग्रेशन का मतलब, कोई पूछेगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब,
इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समेशन। कोई भी दुनिया के पार्टिकल, जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन ऑफ लूप पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ लूप मतलब ऐसा, देखिए फिजिक्स में आपको क्या करेगा, इंटीग्रेशन लिख करके बीच में जीरो जैसा कट कर देगा, तो वहाँ इंटीग्रेशन ऑफ लूप पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ लूप में होता क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना, सम करना, एक्यूमुलेट करना, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़े को एक्यूमुलेट करना। तो आपको लूप वाला इंटीग्रेशन पढ़ना है फिजिक्स में, मैथ में तो नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। तो अब बाबू इंटीग्रेशन क्यों पढ़ा जाता है? इंटीग्रेशन जो है ना फिजिक्स के रियल मीनिंग को गिव्स करता है। कोई पूछेगा इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन फिजिक्स के फिनोमिनल को डील करता है, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन पढ़ते हैं, ब्रांच पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन फिजिक्स के फिनोमिना के मीनिंग को क्या करता है? क्लियर करता है, ठीक है। लेकिन मैथ में हम लोग को उतना डिटेल में फिनोमिना को क्लियर नहीं करना है, वो तो फिजिक्स ही करेगा। तो आप देखते हैं फिजिक्स के बिना, मैथ के बिना किसी को फिजिक्स नहीं आएगा ठीक से। तो कैलकुलेशन यदि आएगा तो फिजिक्स के जो फिनोमिना को है ना तेज गति से एडॉप्ट कर लेगा, बच्चा तेज गति से एडॉप्ट करता है, बस बात यही है, ठीक है। तो जैसे हम लोग को भी मैथमेटिक्स में एरिया निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कर्विकल सेक्टर है, उसका हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा कम्बिनेशन करेगा, स्ट्रेट लाइन करेगा, ठीक है। यहाँ भी जो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग सम ही करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करके सम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी यदि हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में बात नहीं आएगा। अब बोलिए क्यों नहीं समझ में आएगा? आप तो अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में पहुँचे नहीं हैं। एरिया चैप्टर में बताएंगे तो आप समझिएगा ही नहीं, क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तब होगा जब आप पूरे पढ़िएगा, तो उस समय आपको मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन खुद यहाँ लिखा भी गया था, हम लिख भी दिए हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिजिक्स में लूप वाला भी इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो वही इंटीग्रेशन को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, एफ एक्स डी एक्स। यहाँ एफ एक्स की जगह कोई दुनिया का फंक्शन रहता है। जैसे मान लीजिए आप डिफ्रेंसिएशन को कैसे स्विच करते थे, यहाँ डी एक्स लगाते थे, अब फंक्शन ऑफ एफ एक्स को डिफ्रेंसिएशन करके अब डैश एक्स लाते थे। उसी प्रकार इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसा सिंबल से स्विच करते हैं, एफ एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ डी एक्स नीचे रहता था, ये साइड से ही प्रोडक्ट में रहता है, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डी एक्स लगा रहेगा, ये साइन आएगा तो एफ एक्स ऑफ डी एक्स होगा। अब इसको क्या पढ़ते हैं? विच इज रीड एज। अब इसको हम लिख भी दिए हैं, इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इस सिंबल से स्विच किया जाता है, कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स रहेगा, विच इज रीड एज, इसको रीड किया जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एफ एक्स, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन दो बार लिखा गया है, एफ एक्स इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो किसके रिस्पेक्ट में हैपनिंग होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में हैपनिंग होगा, ठीक है। या इसको कोई पढ़ता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन इसको रियल में पढ़ा जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, है ना, इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वो हैपनिंग होगा, घटित होगा, किसके रिस्पेक्ट में घटित होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में घटित होगा, ठीक है। रियल ये पढ़ा जाता है, तो ऐसा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो बस कोई पूछेगा आपको इंटीग्रेशन क्या है, तो आपको बोलना है इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है और इस सिंबल से सूचित किया जाता है, ठीक है। बाकी हम कितनों भाषा लिख दें, भाषा उसा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो चलिए आप ये सब बात समझ गए, तब हम लोग कुछ फार्मूला बेसिक को क्या करते हैं, बताते हैं। तो चलिए देखिए, तब पहले तो आप जानते हैं कि जब तक हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बड़ा वाला ब्रांच नहीं पढ़ पाएंगे, तो पहले आपका क्या किया जाएगा? बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो चलिए, तो लिखिए सम बेसिक फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, सम इम्पोर्टेंट बेसिक। बेसिक बोलिए, या इसको बेसिक कोई फंडामेंटल बोलता है, कोई सम बेसिक फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन।
चलिए, तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर में आपको फर्स्ट फार्मूला, ये फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला 1 बेसिक इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, एफ एक्स प्लस सी। चलिए, अब यदि कोई पूछेगा, देखिए मेरे दोस्तों, यदि कोई पूछेगा कि ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है ना इंटीग्रल्स है, एफ एक्स क्या है, इंटीग्रल्स है, ठीक है, ये एफ एक्स आपका इंटीग्रल्स है। कोई पूछेगा डी एक्स क्या है, तो आपको बताए डी एक्स इज हैपनिंग, ये घटित हो रहा है, डी एक्स इज हैपनिंग, हाँ, डी एक्स इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स है ना, डी एक्स इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट एक्स को बोलेंगे इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे। तो जो d के साथ लग जाता है, d के साथ यदि x लगा, यही x आपको समझ जाना है कि यदि d के साथ x लग गया तो वो x क्या होता है, वेरिएबल। आपको वेरिएबल भी बताए थे, 2 प्रकार का है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, जब आपको पढ़ा रहे थे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो d के साथ जो लग गया, d के साथ यदि x लगा तो x वेरिएबल होगा, यदि d के साथ a लगेगा तो a वेरिएबल होगा, d के साथ फाई लगेगा तो फाई वेरिएबल होगा, d के साथ y लगेगा तो y वेरिएबल होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ऐसा यदि रहेगा तो वही वेरिएबल होगा। यदि कोई कहता है क्या x सब दिन वेरिएबल ही रहेगा क्या, x का ये d जो है उसका बपौती है, चेंज भी होता है, ठीक है। यदि एक्सेलरेशन आएगा तो d के साथ a लगेगा तो एक्सेलरेशन वेरिएबल, फाई वेरिएबल, y वेरिएबल, चेंज भी होता है। लेकिन मैथ को बहुत ज़्यादा प्यार है किससे, dx से, x ज़्यादा लगा दिया है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में चेंज करता है। यदि आप मेरा क्लास डेली करते हैं, हम आपको फिजिक्स में वेरिएबल और कांस्टेंट का भी मीनिंग पकड़ने का तरीका बताते रहेंगे बीच बीच में। चलिए, तो यदि कोई पूछेगा ये एफ डैश एक्स क्या है, ये इंटीग्रल्स है और इसके बारे में बताए ये इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी एक्स जो है ना, आपको पहले ही बता दिए हैपनिंग होता है विथ एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये जो है एफ एक्स प्लस जो सी है, ये क्या है, इंटीग्रेंट है, ये इंटीग्रल है और ये क्या है, इसका क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इंटीग्रल है और ये जो उसका रिजल्ट है आंसर वो इंटीग्रेंट है, ठीक है, एफ एक्स प्लस सी। इस सी को, कोई सी को क्या बोलता है, सी को बोलता है वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहता है, क्या कहता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई इसको ये भी कहता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या कोई कहता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई क्या कहता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई कहता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई इसको ये भी कहता है इंटीग्रल कांस्टेंट। चलिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख ही दिए हैं। कोई इसको कहता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई इसको क्या कहता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहता है। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों कहता है तो आप बात आगे बढ़िए तो आपको बात समझ में आएगी कि आखिर इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी क्यों कहा जाता है। तो चलिए पहले हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, इस फार्मूला को क्या किया जाता है, प्रूव। देखिए, तो बताइए, आपको याद रखना है कि एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी होता है। ये सब सिंबल आपको मिलेगा जब पढ़िएगा आगे। तो चलिए प्रूव करते हैं पहला फार्मूला। चलिए, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ एक्स प्लस सी का, बोलिए। अच्छा बोलिए, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी एफ एक्स बाय डी एक्स प्लस डी सी बाय डी एक्स। तो क्या हो गया दोस्तों, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू क्या हो गया, एफ डैश एक्स, ठीक है। चलिए, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स। तो इसी को हम लोग रिवर्स करेंगे और इंटीग्रेशन के सिंबल में डालेंगे। एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, एफ एक्स प्लस सी। कहने का मतलब देखिए, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्या होता है, आंसर।
डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का आंसर। और डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है ना, वो इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का आंसर। मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा, वीडियो को रिप्लाई करके भी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का आंसर। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का आंसर होता है, और डिफरेंशिएशन का आंसर, इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इसीलिए डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस क्या हो गया, सी। अब बात रही कि क्या यहाँ पर सी जो होगा, मेरी बात को समझिए, यहाँ पर जो सी होगा, सी क्या, सी की जगह क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 नहीं होगा तो -2 होगा, ये नहीं होगा तो 25 होगा, 25 नहीं होगा तो -25 होगा। और सी की जगह क्या हो सकता है, log c हो सकता है, क्या हो सकता है, e पे पावर c हो सकता है, tan इनवर्स c हो सकता है। ये सब कैसा कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट टर्म है, आप पढ़ चुके हैं। आप देखें कि डिफरेंशिएशन में कितना कांस्टेंट को, है ना, और कांस्टेंट को के से भी सूचित किया जाता है, कांस्टेंट को किससे भी सूचित किया जाता है, के से। आप बुक जब खोलेंगे तो आप बुक में देखिएगा कि कांस्टेंट को के से भी सूचित किया जाता है। तो कोई बुक के सूचित करता है, उसको के पसंद हुआ, के भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ये लोग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चेंज कर रहा है। यहाँ पर सी के जगह कोई भी दुनिया का यदि कांस्टेंट आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट फिक्स है, कांस्टेंट भी चेंज होगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंटीग्रेशन में जिस कांस्टेंट का भी यूज कर लिया जाएगा ना, वो क्या होगा, फिक्स होगा, वो फिक्स होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या भी कहा जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कहा x बराबर क्या है, 2 है, x बराबर माइनस क्या है, 1 है, x बराबर 1 है। ठीक है, क्या ये x है, x वेरिएबल है, वेरिएबल तो चेंज करता है, लेकिन कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट भी हम बोले -2 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या ये भी तो चेंज कर रहा है, कांस्टेंट को भी तो वेरिएबल कह सकते हैं। नहीं बाबू, नहीं बाबा, कांस्टेंट जो है, हम कांस्टेंट को कब बोले, कांस्टेंट को हम ये नहीं बोले कि वो जो है ना परफेक्टली कांस्टेंट है। वो सी जो है ना परफेक्टली कांस्टेंट नहीं है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जहाँ आर्बिट्रेरी आ गया ना, तो इंटीग्रेशन में यदि हम सी कांस्टेंट 2 है, यदि हम 2 टेक कर लिए, 2 ले लिए, वो 2 रहेगा, -2 नहीं होगा। यदि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को 2 ले लिए हैं तो 2 ही रहेगा, -2 नहीं होगा, 2 ही होगा। उस कंडीशन में ही हम लोग इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब क्या, मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब क्या, बीच का। तो वो जो है ना वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ऐसा बात नहीं है कि वो परफेक्टली कांस्टेंट है। कोई कहता है ना कि परफेक्टली कांस्टेंट है, नहीं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसीलिए बोला जाता है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट में कुछ भी आ सकता है, जो भी बात लिखा गया कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो एक बार ले लिया जाएगा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा, तब वो कांस्टेंट होगा। तो चलिए, इसीलिए कोई पूछेगा ना इंटीग्रेशन में सी को क्या बोलते हैं, सी मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ये सब जो है ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ना आप अपने मन से एक सी को जोड़ दीजिएगा, इसीलिए कि दुनिया का कोई भी कांस्टेंट होगा ना, इसलिए उसको एक कांस्टेंट सी से बुक वाले ने सूचित कर दिया है कि सी ही यूज होगा या के ही यूज होगा, इसलिए हम लोग सी, आप बुक में देखिएगा सी दिया रहेगा, सी नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, के दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आप अब देखिए, अब हम लोग जो है 2 नंबर फार्मूला प्रूव करेंगे, और हम 1-2 फार्मूला प्रूव करते हैं। इसको 2 मेथड्स भी प्रूव किया जाता है, बशर्ते अभी आपको दूसरा मेथड समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए और आगे पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिए, चलिए दूसरा मेथड दूसरे में प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, ये सब जो बेसिक बात है आप इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, आप देख ही लिए, इसको लिख लीजिए, आगे बताते हैं। फार्मूला नंबर 2, बस ये याद रखते जाना है फार्मूला। तो चलिए, अब फार्मूला नंबर 2 देखिए, दूसरा फार्मूला, फार्मूला 2, इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट एक्स।
माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होता है सी, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई पूछेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस क्या होता है कॉस एक्स प्लस के, कोई के भी लिखता है, ठीक है। यदि कोई पूछेगा, देखिए घुमा फिरा भी बोलता है कि बताइए तो 1/1 कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, 1 कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो भी आपको क्या बोलना है, बोलिए माइनस कॉस एक्स प्लस क्या, बोलिए के, प्लस के अलग है, एक ही हुआ, क्यों, क्योंकि आपने देख रहे हैं कि 1/cos, या कोई ऐसे भी बोलेगा dx/cosec x, तो dx/cosec x, dx इंटू 1 तो dx/cosec x, तो dx/cosec x, तो 1/cosec x क्या होता है बेसिक में 10th में, 1/cosec को हम लोग sin x लिखते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन में sin 1/cosec x को sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c याद के, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव किया जाए मेथड वन से। तो चलिए डिफरेंशिएशन साइन, चलिए इसको हम जो है ना माइनस कॉस एक्स प्लस सी बाय डी एक्स, ठीक है। चलिए इक्वल टू बोलिए बाय डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डिफिनेशन किसके डिफिनेशन से, डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, ठीक है। इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो बोलिए तो माइनस कॉस एक्स बाय डी एक्स प्लस डी सी बाय डी एक्स। चलिए तो माइनस कॉस का, माइनस बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए साइन एक्स। तो बोलिए तो अब इस 2 नंबर जो प्रूव हो रहा था इसको अब क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, R4 रिवर्स। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन के साइन में लाइए, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, बोलिए साइन एक्स डी एक्स का, तो क्या हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, और डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन होता है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आपके पूर्वजों ने ही कहा था कि डिफरेंशिएशन जो है, इंटीग्रेशन जो है ना, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो उसी डिफिनेशन से प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। और इसको देखिए दूसरे मेथड से ऐसे भी प्रूव होता है, मेथड 2 से, जैसे मान लीजिए डी, चलिए छोड़िए मेथड 1 अभी ही देखिए, ठीक है। मेथड 2 आपको अभी समझ में नहीं आएगा, उस लेवल से बताया ही नहीं है, ठीक है। यदि आपको देखिए मेरे दोस्तों, यदि आपको कोई कहता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है, तो वो कहेगा जब मौखिक यानी कि जो फंडामेंटल ने कहा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, तहाँ तक तो सही है, ठीक है, तहाँ तक उसका कहना ठीक है उस समय तक। लेकिन जैसे आप ब्रांच में जाइएगा, बड़े बड़े इंटीग्रेशन पढ़िएगा, पार्शियल पढ़िएगा, बाय पार्ट पढ़िएगा, है ना, उसके बाद आइलेट सी पढ़िएगा, तो वहाँ आपको लगेगा कि उसका कहना गलत है, उसका कहना ये भी गलत है। बेसिक में लगता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, लेकिन जब हम बड़े बड़े इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ये डिफरेंशिएशन लगता है गलत हो जाएगा, वो भी गलत है, ठीक है। तो आप पढ़िए, देखिए क्या मज़ा आएगा, एक से एक इंटीग्रेशन का प्रोसेसिंग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब फार्मूला नंबर क्या देखिए 3 देखिए। 3 नंबर में फार्मूला में आपको बस यही याद रखना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो चलिए 3rd नंबर फार्मूला देखिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। सी क्या है, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, 3 नंबर को प्रूव करते हैं। तो बोलिए तो साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 होगा तो मत लिखिए। चलिए अब इसको जो है हम लोग रिवर्स प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्या आंसर, इसीलिए
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तब ये प्रूव हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, अब जो इतना बताया गया तो आप आज जाइए बुक खरीदिए और अपने दोस्तों का बुक लीजिए और उससे जाकर के पढ़िए कि इंटीग्रेशन बुक वाले ने क्या कहा, किसे इंटीग्रेशन कहा जाता है और कैसे प्रूव होता है। आप बुक भी देख कर आइए, सब फार्मूला वहाँ पर जो मिलेगा आप उसको प्रूव कीजिए। शुरू में दूसरा ही फार्मूला दे दिया है जो फिजिक्स में पढ़े हैं, तो अगला दिन इंटीग्रेशन का सब फार्मूला आपको प्रूव किया जाएगा और याद भी कराया जाएगा। आप यदि बुक में आप जाइए, बुक में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा होगा, ठीक है, इस प्रोसेस में लिखा होगा साइन का माइनस कॉसेक, आप सब याद करके आइएगा और उसको रीड भी करके आइएगा कि मैंने क्या बोला और बुक में क्या दिया है, मैंने कैसे प्रूव किया और बुक में कैसे प्रूव किया है। और आपको सिर्फ देख करके आना है और आगे बहुत इंटरेस्टेड क्लास है और 23 ज्वाइन करना है।